हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की सीरीज़ MCQs की। आज मैं आपको करवाऊंगी इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको इसके 50 क्वेश्चंस कवर अप करवा दिए हैं, जिसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर अप मैंने किया है। आज की वीडियो में कुछ एक MCQs इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी रहेंगे और कुछ एक जो दूसरे अदर टॉपिक्स हैं उनमें से भी रहेंगे, लाइक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। तो इस तरीके से कुछ और टॉपिक्स को मैंने बीच में एक दो क्वेश्चंस और ऐड किए हैं। ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे हमारा ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक पहले वाले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो भी जाके ज़रूर देखिए। 50 क्वेश्चंस उसमें हमने कवर अप कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, देन हमारे 75 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट इज़ 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, मतलब कुछ भी एग्रीमेंट नहीं लिखा गया एक फर्म के अंदर, तो सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनमें जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में बढ़ता है, तो उनमें प्रॉफिट बढ़ता है इक्वली। यानी कि अगर कुछ भी नहीं लिखा पढ़ी की गई है पार्टनर्स के बीच में, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो इक्वली बांटा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ना कई बार क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होते हैं ना, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है लीगल और दूसरा होता है लीगल। लाइक एक किसी भी पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके अंदर 2 पार्ट हैं। एक तो ऐसा, उसके अंदर 2 काम इन्वॉल्व हैं। एक तो ऐसा काम है जो लीगल है और दूसरा ऐसा काम है जो इलीगल है लॉ की नज़रों में। और जो है दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो आपस में सेपरेट हैं, मतलब दोनों काम जो है वो अलग अलग हैं। तो क्या जो लीगल वाला पार्ट है वो वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। अभी अगर एक एग्रीमेंट के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक इलीगल है और दूसरा लीगल है, तो जो लीगल वाला पार्ट है वो तो वैलिड ही माना जाएगा ना। जो इलीगल वाला पार्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड या इलीगल माना जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैलिड। इसने पूछा क्या? लीगल वाला पार्ट। आगे हम चलते हैं 53 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो फ्री कंसेंट के साथ ही हुआ है, ठीक है, और वो लॉफुल भी है। वो जो एग्रीमेंट है ऑब्वियसली अगर फ्री कंसेंट है तो लॉफुल तो होगा ही, बट उसकी जो कंसिडरेशन की अमाउंट है ना वो इनएडिकेट है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इस MCQs में बताया था कि ना कंसिडरेशन की अमाउंट होनी चाहिए, वो एडिकेट है या इनएडिकेट है डजेंट मैटर। अगर A जो है वो B को अपनी कार बेचता है, उसका जो मार्केट फ़िलहाल में उसका जो प्राइस चल रहा है वो 1 लाख है, या उसने उसकी जो कार है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, सब कुछ कैलकुलेट करके उसका जो प्राइसेस है फ़िलहाल में 1 लाख बनता है, राइट। तो अब A की मर्जी है, वो उसे 1 लाख में बेचे, 50,000 में बेचे, चाहे 10,000 में बेचे, चाहे 5,000 में बेचे। फ्री में नहीं, फ्री में दे रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो तो फिर गिफ्ट ही हो गया, है ना। बट मेन थिंग इज़ दैट कि कंसिड्रेशन होनी चाहिए। कितनी होती है, कम है ज़्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो वो वैलिड ही माना जाता है, वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड ही माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 54 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो ये सारे के सारे ही पर्सन्स जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। माइनर है, चाहे जिसकी एज जो है वो 18 ईयर्स अभी नहीं पहुंची है, चाहे कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, मतलब लाइक किसी को दौरे पड़ते हैं, या कोई अपनी जो मेंटल पावर्स है वो खो चुका है, वो मतलब अभी वो स्टेबल नहीं है, उसकी मेंटल कंडीशन जो है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, कुछ भी रीज़न की वजह से उसका जो माइंड है बेसिकली वो अनसाउंड है। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो बाय लॉ ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। कोई मान लो ऐसा पर्सन है जो बैठा ही जेल में है,
जिसने पहले कोई क्राइम किया है, वो जेल में बैठा है, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये 10 साल तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के जो डिस्क्वालीफाइड पर्सनस होते हैं वो तीनों के तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में आना तो चाहते हैं बट आ नहीं पाते हैं, यानी कि वो कॉम्पिटेंट इतने नहीं होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 55 पे क्या बोल रहा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो एक माइनर होता है उसकी जो एज है वो मतलब हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए 18 ईयर से ज़्यादा की एज मस्ट होती है। अगर उस पर्सन की जो एज है वो 18 ईयर्स नहीं है तो वो माइनर काउंट होता है। पूछा क्या इसने क्वेश्चन में कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है या करने के लिए माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। माइनर कौन पर्सन होगा जिसने अभी तक 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की है। अगर उसने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की है तो वो माइनर होगा एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। क्लियर। आगे हम चलते हैं। इसने मेनली माइनर की एज पूछी है, जो जिसने कौन सी ऐसी एज है जो कंप्लीट नहीं की है, तो उसने दैट मीन्स 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं की है, वो पर्सन माइनर होता है। आगे चलते हैं 56 पे। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है माइनर के साथ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको फर्म में एडमिट करता है, तो वो उसको पार्टनर नहीं बना सकता, वो उसको लॉसेस का हिस्सेदार नहीं बना सकता है, बट वो उसको प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सेदार बना सकता है। यानी कि कोई भी जो माइनर है वो किसी और फर्म में एडमिट हो सकता है फॉर द बेनिफिट्स। अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो फ़ायदे में हिस्सेदारी ले सकता है, वो फ़ायदे के लिए एडमिट हो सकता है। बट अगर जो लॉसेस हैं, बेसिकली जो फर्म को लॉस हो रहा है, उसके लिए वो एंटर नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। क्लियर। तो बेसिकली अगर वो बेनिफिशियल के लिए अगर किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो भी वैलिड ही माना जाएगा। अगर वो पार्टनर बनता है तो वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है। आगे हम चलते 57 पे। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड में कौन से पर्सन नहीं आते हैं। अनसाउंड माइंड में इडियट्स आते हैं। इडियट्स यानी कि वही हो गए जिसने अभी अपनी मेंटल पावर्स जो है वो खो चुका है, वो मतलब होते हैं ना जो भी इतने क्षमता में नहीं होते हैं, इतने कैपेबल नहीं होते हैं बेसिकली कि जो चीज़ों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, तो वो उसको हम इडियट की कैटेगरी में रखते हैं। उसके अलावा ल्यूनेटिक्स हो गए जिसको दौरे पड़ते हैं, कभी तो वो सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, पीरियोडिक सैनिटी इंसैनिटी उसको होती है, तो वो बेसिकली ल्यूनेटिक्स होते हैं। या फिर कोई ड्रग्स में ही रहता है, नशे में रहता है ऑल टाइम, मतलब दारू वारू पीता है, उसके अलावा जो है ड्रग्स वगैरह लेता है, कंज्यूम करता है ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में ड्रग्स वगैरह लेता है, तो वो ड्रंकन पर्सनस होते हैं। तो वो सारे के सारे अनसाउंड माइंड के माने जाते हैं। ठीक है। कैजुअली ड्रिंक लेना वो एक अलग बात होती है, बट एक होता है ना कि जो बहुत ही ज़्यादा नशे में ऑल टाइम ड्रग्स एंड ऑल इन सब में पड़े होते हैं, तो वो भी जो है वो अनसाउंड माइंड के माने जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों माने जाते हैं। पूछा कि इसने क्वेश्चन में कौन नहीं माना जाता है, कौन नहीं आता है उस कैटेगरी में, तो एलियन जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। एलियन कोई एनिमी मतलब यानी कि जो इंडिया है, इंडिया का किसी भी और कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो वो इंडिया के लिए कौन सी हो जाएगी, एनिमी कंट्री, एलियन एनिमी कंट्री हो जाएगी उसके लिए। तो इंडिया का कोई भी पर्सन उस कंट्री के किसी भी पर्सन के साथ उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है, वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होता है, यानी कि वो लॉ के अगेंस्ट में होता है, तो वो अनसाउंड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अनसाउंड की कैटेगरी में कौन से आते हैं, ये तीनों आते हैं ऊपर वाले। आगे चलते 58th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा जो है वो फ्री कंसेंट को अफेक्ट नहीं करता है। फ्री कंसेंट मैंने आपको बताई थी, अगर किसी भी पर्सन के साथ हम जोर ज़बरदस्ती करते हैं, लाइक कोहर्जन, धक्का करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, या फिर उसको अपनी जो पोजीशन है, हायर पोजीशन है, उसका फ़ायदा उठाते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना, या फिर उसको धोखाधड़ी से उसकी कंसेंट लेते हैं, फ्रॉड, ये तीनों के तीनों तो जो है वो फ्री कंसेंट को अफेक्ट करते हैं। पूछा क्या इसने कौन सा इफेक्ट नहीं करता है, तो इनकॉम्पिटेंसी जो है वो फ्री कंसेंट को इफेक्ट नहीं करता है। इनकॉम्पिटेंट तो वो बंदे हो गए लाइक जो अनसाउंड माइंड के हैं या माइनर हैं, वो आना चाहते हैं बट वो कॉम्पिटेंट इतने नहीं हैं, वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो अभी
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, वो होते हैं इनकॉम्पिटेंट पर्सन। उसका फ्री कंसेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फ्री कंसेंट का किसके साथ कनेक्शन है? कोहर्जन, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ कनेक्शन है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। ऐसी पार्टनरशिप जो विल पे बनाई जाती है, अ पार्टनरशिप एट विल, वो कौन सी होती है? अपनी इच्छा से है, यानी कि वो ऐसी पार्टनरशिप कौन सी होती है विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर हाउ लॉन्ग द बिजनेस विल कंटिन्यू, कितने टाइम तक चलेगा बिजनेस, ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया जाता है। अपनी मर्जी से उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया है, फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ओपन की है, अपनी मर्जी से वो बंद कर देंगे जब भी उनका मन चाहेगा। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब वो ऐसा कुछ फिक्स जो है अभी कितने लंबे टाइम तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स प्रोवाइड उसमें नहीं किया जाता। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं 60th क्वेश्चन पे। अगर ए ने डरा दिया कि हाँ भी ए थ्रेटन्स टू किल बी इफ़ ही डज़ नॉट एग्रीज टू सेल हिज स्कूटर, यानी कि ए ने बोला बी को कि तू मेरे को अगर अपना स्कूटर नहीं बेचेगा 1000 में तो मैं तेरे को मार दूंगा, जान से मार दूंगा। मतलब यहाँ पे उसकी जो बी की कंसेंट है वो फ्री नहीं ली गई। अभी फ्री में कौन सा केस है इन तीनों में से? यानी कि उसको धक्का करके ली गई है तो वो कोहर्जन का केस हो जाता है। ठीक है, वो अपनी पोजीशन का कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है, ना ही धोखाधड़ी कर रहा है, क्लियर कट मुंह पे बोल रहा है कि अगर तूने मेरे को स्कूटर नहीं बेचा 1000 में अपना तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। दैट मीन्स वो क्या होती है? वो कोहर्जन होती है। क्लियर, आगे हम चलते हैं 61st क्वेश्चन पे। 61 पे क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? जब कोई भी कंसेंट होती है, व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट, वो कोहर्जन से ली जाती है, मतलब जो है वो मतलब धक्का करके, प्रेशराइज करके ली जाती है कोहर्जन से कंसेंट, फ्री नहीं होती है, तो किसके लिए वॉइडेबल होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट। वो तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि वो वॉइडेबल होता है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा ही नहीं। वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल ही, वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँचेगा ही नहीं। वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल होता है। किसके लिए वॉइडेबल होगा? जिसकी कंसेंट फ्री नहीं ली गई है, यानी कि अ पर्सन हुज कंसेंट वॉज सो ऑब्टेन्ड, जिसकी हम कंसेंट कोहर्जन से मतलब धक्का करके, प्रेशराइज करके जिसकी कंसेंट हम ले रहे हैं, उसके लिए वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइडेबल होगा। इसने पूछा क्या क्वेश्चन में? किस पर्सन के लिए, किस पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ठीक है, तो जिसकी कंसेंट हम ले रहे हैं जो है फ्री नहीं ले रहे हैं, बेसिकली कोहर्जन से ले रहे हैं जिसकी कंसेंट, उस पर्सन के लिए वो एग्रीमेंट जो है वो क्या होगा? वो वॉइडेबल माना जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे चलते हैं 62 पे। क्या पूछ रहा है कि जब एक पार्टी जो होती है वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाती है, अपनी सुपीरियर पोजीशन का फ़ायदा उठाती है, अपनी जो दूसरा बंदा है उसको जो है वो वीकर पार्टी में है, तो वो क्या होता है? वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है ना। जब मैंने आपको कल समझाया था ये वाला पॉइंट, बेसिकली क्वेश्चन वही होंगे बट इसको आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं वो। मतलब कहने का मैंने एक पॉइंट को हर एक वे से समझाने की कोशिश की है। हर एक पॉइंट जो है वो उसके हर एक टाइप से क्वेश्चन, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है ये हो सकता है ऑप्शंस में लिखा हो, ये जो है वो क्वेश्चन में लिखा हो, है ना। तो किस भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने हर एक वे से उस पॉइंट को डाला है क्वेश्चन में, ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पॉइंट माइंड में बैठ जाए। अगर वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप फट दिन बस टिक कराओ बिना कुछ सोचे समझे, तो इतना ज़्यादा आपके माइंड में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बैठ जाएं। इसीलिए मैंने हर एक वे से क्वेश्चन को डाला है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि रिपीटेटिव हैं, बट वो एग्जैक्टली रिपीटेटिव नहीं है। उसको मैंने किसी में तो ऑप्शन में डाला है, किसी को क्वेश्चन में डाला है, ताकि अगर आपको घुमा फिरा के आता है क्वेश्चन तो आप कर सको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यानी कि जब एक पर्सन जो है वो हायर पोजीशन पे है और जो बी पर्सन है वो वीकर पे है और ये इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्लियर, आगे हम चलते हैं 63 क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का अब इसने पूछा है कि इन चारों में से कौन सी चीज़ फ्रॉड के अंदर नहीं आएगी।
बेसिकली अगर हम खुद जानबूझ के इंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि जो ए पार्टी है और बी पार्टी है, ए पार्टी ने बी पार्टी को प्रपोजल दिया और जानबूझ के उसने गलत स्टेटमेंट्स बोली, गलत मीनिंग वाली, कि हाँ भी बी को लगे कि इसका कुछ और मीनिंग है और वो ए ने जान के किया, मतलब जान के उसने गलत स्टेटमेंट्स दिए, तो वो भी फ्रॉड में आएगा। उसके अलावा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, यानी कि उसने ए जो पार्टी है इसने जानबूझ के कोई ना कोई चीज़ें छुपाई है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जो है वो कोई स्कूटर है उसने बेचना है, ए ने बी को स्कूटर बेचना है और स्कूटर जो है ना उसका वो इंटरनली जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब है, ठीक है, ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बट उसमें बहुत ज़्यादा खराबियां हैं। तो बी को उसने बोला कि हाँ भी बहुत बढ़िया स्कूटर है, मैंने तो अभी लिया था, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब बी ने ख़रीद लिया उसके बाद उसको पता चल रहा है कि ये तो स्कूटर बिल्कुल ही अंदर से खड़का हुआ है मतलब कहने का बिल्कुल ही ख़राब हुआ पड़ा है। तो ये उसने जानबूझ के ये बात छुपाई है ना ए ने, तो ये भी फ्रॉड हो जाता है। उसके अलावा जो है प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, यानी कि ए ने प्रॉमिस तो कर लिया है कि हाँ भी मैं तेरे को स्कूटर बेच दूंगा, बट एक्चुअली में उसके मन में वो है ही नहीं, इंटेंशन ही नहीं है, उसने पहले ही सोच रखा है कि मेरे को अपना प्रॉमिस पूरा ही नहीं करना है, तो वो भी फ्रॉड हो जाएगा, मतलब एक तरीके से उसको धोखे में रखा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो फ्रॉड की कैटेगरी में आती है। बट अगर हमने गलती से कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, यानी कि इनोसेंट वर्ड आ गया ना, है तो वो फॉल्स स्टेटमेंट, गलत चीज़ बता दी बट अनजाने में बता दी, यानी कि हमने इंटेंशनली नहीं बताई है, गलती से अनजाने में वो चीज़ गलत बताई गई सामने वाले पर्सन को, तो वो फ्रॉड में नहीं आती है। क्लियर? आगे चलते हैं 64th क्वेश्चन पे। वेयर द सेलर रॉन्गफुली निगलेक्ट्स टू डिलीवर गुड्स टू द बायर, अगर जो सेलर है वो जानबूझ के रॉन्गफुली निगलेक्ट कर देता है कि मैं तुझे गुड्स डिलीवर ही नहीं करता, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जो है ए पार्टी ने बोल दिया कि मैं तेरे को गुड्स जो है वो सेल करूँगा बी को, बट बाद में जो है वो उसने जानबूझ के ए ने डिलीवर ही नहीं किए गुड्स, तो उस चीज़ का जो नुकसान बी को होगा, यानी कि जो बायर है यहाँ पे, इसको जो भी नुकसान होगा, जो भी डैमेजेस होंगे नॉन डिलीवरी की वजह से, उसके लिए वो कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए वो स्यू कर सकता है सेलर को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं 65 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इसने ये बोला है। 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल नहीं होता, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल अगर जो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन है उसने किसी अदर पार्टी को प्रेशराइज नहीं किया कि आप एंटर कीजिए कॉन्ट्रैक्ट में। सिंपल लैंग्वेज में यानी कि ए पर्सन है, ठीक है, इसने बी पर्सन के साथ भले ही फ्रॉड किया है या कुछ गलत स्टेटमेंट इसने बता दी, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी, गलत चीज़ें बता दी भले ही, बट इसने बी को प्रेशराइज नहीं किया, बी को इंड्यूस नहीं किया कि हाँ भी तो एंटर कर ही कर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। उसने भले ही उसने चाहा कि मैं फ्रॉड करूं, बट उसने इतना ज़्यादा मतलब ये उसको फोर्स नहीं किया अननेसेसरी, या उसको एंटर नहीं करवा के छोड़ा, ये बी के ऊपर छोड़ दिया कि आपने एंटर करना है कॉन्ट्रैक्ट में करो, नहीं करना मत करो, तो वो क्या होगा, वो वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। वो उसकी कंसेंट है, उसकी मर्जी है बी की, उसने कोई धक्का नहीं किया, भले ही ये यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके मन में है कि मैं कुछ ना कुछ छुपा लूँगा चीज़, कुछ ना कुछ फ्रॉड कर दूँगा, बट उसने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है, उसने इंड्यूस नहीं किया अदर पार्टी को कि तू एंटर कर ही कर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। आगे हम चलते हैं बी पे। क्या बोल रहा है, कोई भी एक पार्टी है, पार्टी कांट कंप्लेंट ऑफ फ्रॉडलेंट साइलेंस और मिस रिप्रेजेंटेशन अगर उसके पास ट्रुथ को डिस्कवर करने के बहुत ही सिंपल से ऑर्डिनरी से मीन्स हैं, यानी कि ए ने जो है वो फ्रॉड कर दिया बी के साथ, ठीक है। अभी बी को बोला कि अभी तू बता कि तूने अपनी एक्सेप्टेंस देनी है कि नहीं देनी है। बी को साफ साफ ही दिख रहा है कि ए फ्रॉड कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, स्टिल वो एग्री हो रहा है, यानी कि उसके पास बहुत ही ऑर्डिनरी मीन्स है ट्रुथ को डिस्कवर करने के। एक्चुअल चीज़ क्या है, एक्चुअल बात क्या है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उस चीज़ को वो सिंपल तरीके से ढूंढ सकता है, स्टिल वो उसको अनदेखा कर रहा है ना। तो उस टाइम पे फिर पार्टी जो है यानी कि बी बाद में कंप्लेंट नहीं कर सकती है, जब साफ ही उसको पता लग रहा है कि फ्रॉड कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
आगे हम चलते हैं सी स्टेटमेंट पे। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन एग्रीव्ड पार्टी कैन ईदर रिसाइंड और अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है कि अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, मान लो ए पार्टी है, उसने फ्रॉड कर दिया बी पार्टी के साथ, तो अब बी की मर्जी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सेप्ट करे या तोड़े, है ना। मतलब कहने का ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको पता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया, तो अब उसकी मर्जी है उसको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है या उसको कॉन्ट्रैक्ट रखना है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही। गलत कौन सी स्टेटमेंट है, अब फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। अभी मान लो ए जो है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है फोर्थ स्टेटमेंट, कि ए है उसने धोखाधड़ी से बी को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। बी को अच्छे से पता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, स्टिल उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। अभी एक्सेप्टेंस देने के बाद उसने क्लियर कट अपनी जो है डिक्लेयर कर दिया है, अफर्म कर दिया, यानी कि उसने क्लियर कट बोल दिया है कि मेरे को तेरा एक्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद क्या वो ऑप्शन अपना चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। स्टेटमेंट के में क्या बोल रहा है, एक पार्टी हु अफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट, उसने कम्प्लीटली डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को तेरा एक्सेप्टेड है कॉन्ट्रैक्ट, कैन ऑल्सो चेंज हिज ऑप्शन आफ्टरवर्ड्स इफ ही सो डिज़ायर्स। अगर वो चाहता है तो वो क्या बाद में अपने ऑप्शन को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ए तो बोल देगा ना कि हाँ भी मैं, बी को पता ही लग गया था कि फ्रॉड हो रहा है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, स्टिल बी ने एक्सेप्ट किया है मेरा ऑफर, साफ साफ मुंह पे बोल के एक्सेप्ट किया है, ये लिख के मतलब बेसिकली डिक्लेयर कर दिया बी ने कि मेरे को एक्सेप्टेड है, तो वो बाद में नहीं स्यू कर सकता उसके लिए मैं, यानी कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता, पहले वो तोड़ सकता है। जो एग्रीव्ड पार्टी है, पहले अगर उसको पता लग गया कि फ्रॉड हो रहा है, तो वो पहले उसकी मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, तोड़े कॉन्ट्रैक्ट या उसको एक्सेप्ट करे, उसको कंटिन्यू करे, वो उसकी मर्जी है। बट ये जानते हुए भी कि फ्रॉड हो रहा है, स्टिल वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो बाद में नहीं पीछे हट सकता, ठीक है। बाद में पता लगता है कि फ्रॉड हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है कि हाँ भी मेरे को नहीं पता था फ्रॉड हो रहा है। बट अगर वो जानता है कि फ्रॉड हो रहा है, स्टिल वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर उसमें कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि उसके बाद फिर वो अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, जब दोनों ही पार्टीज़ की जो कंसेंट है वो बाय मिस्टेक हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वर्ड माना जाएगा। यानी कि ए पार्टी है, बी पार्टी है, दोनों से कुछ ना कुछ गलती होगी। मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लाइक ए पार्टी है, उसके पास 2 घर है, ठीक है। वो बी को बोलता है मैं तेरे को ये वाला जो पहले वाला घर है ना, ये बेचना चाहता हूँ, ठीक है। और मतलब उसने ऐसा मेंशन नहीं किया पहले वाला घर या दूसरे वाला घर, उसने सिंपली बोला मैं तेरे को मेरा घर बेचना चाहता हूँ। यहाँ पे एक तो बेचना चाहता है अपना पहले वाला घर, बट बी को लगा ये अपना दूसरे वाला घर बेचना चाहता है। बी को ये बात नहीं पता थी कि इसके पास 2 घर हैं, और बी कहीं मतलब दोनों जने दोस्त हैं, ठीक है। और बी जो है वो इसके ये सेकंड वाले घर में गया हुआ है पहले, इसको बहुत अच्छा भी लगा ये वाला घर, सेकंड वाला घर, और बी को लगा इसके पास ये एक ही घर है, बहुत अच्छा भी है, मैं गया भी हुआ हूँ, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ ऑफर। बट हालांकि यहाँ पे एक्चुअल बात क्या है, ए जो है वो अपने पहले वाले घर की बात कर रहा था। बी को तो पता ही नहीं इसके पास 2 घर हैं, उसको तो ये माइंड में परसेप्शन थी इसके पास ये सेकंड वाला ही घर है जिसमें मैं गया हुआ हूँ, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। इधर से जो ए है उसने भी क्लियरली मेंशन नहीं किया कि मेरे पास 2 घर हैं और मैं तेरे को ये पहले वाला बेचना चाहता हूँ, उसने भी, मतलब दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक हो गई, इंटेंशनली नहीं हुई, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अनजाने में दोनों ही पार्टीज़ ने कुछ और मीनिंग समझ लिया। ए के माइंड में कुछ और था, बी के माइंड में कुछ और था। जब ऐसा कुछ सिचुएशन आती है ना कि ए के माइंड में जो है वो अलग टर्म्स होती है, डिफरेंट टर्म्स होती है, और बी के माइंड में डिफरेंट टर्म्स होती है, सो इन दैट केस जो है वो मिस्टेक के केस में वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। और ये वाला इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है अगर बायलिटरल मिस्टेक होती है। बायलिटरल मतलब दोनों साइड से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से अगर डिफरेंट टर्म्स मानी जाती है और दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक होती है तो वो वॉइड माना जाता है। ये तो हमने यहाँ पे भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ लिया। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर मिस्टेक होती है 1 पार्टी से तब वो वैलिड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तब क्या माना जाएगा? वैलिड। इसमें भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि लाइक ए जो है
उसका जो उसकी जो कार है वो 80,000 में बी को बेचना चाहता था। बी को बेचना चाहता था कितने में? 80,000 में वो बेचना चाहता था। और जब वो उसके पास ऑफ़र लेके गया ना, तो उसने या मतलब उसने बाय लेटर अपना ऑफ़र पोस्ट किया, तो उसने बाय मिस्टेक 60,000 लिख दिया। बाय मिस्टेक 60,000 लिख दिया, या उसने जब मैसेज किया, फ़ोन किया, जैसे भी उसने ऑफ़र अपना कम्युनिकेट किया, तो उसने वहाँ पे 60,000 बता दिया या लिख दिया गलती से। बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बी बोला ठीक है 60,000 में मैं तेरी कार लेने को रेडी हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, बिकॉज जो मिस्टेक है वो ए से हुई है, वो वन पार्टी से मिस्टेक हुई है। बी की तो बेचारे की कोई गलती नहीं है ना, उसको 60,000 बताया उसने एक्सेप्ट कर लिया। ए की गलती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं 68 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है मेड बाय मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ के बारे में मिस्टेक हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फॉरेन लॉ के बारे में मिस्टेक हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? अगर तो इंडियन लॉ के बारे में मिस्टेक हुई है तो वो वैलिड माना जाता है, और अगर फॉरेन लॉ के बारे में मिस्टेक हुई है तो वो वॉइड माना जाता है। मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई भी पर्सन है वो चोरी कर रहा है। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो उसने चोरी कर ली इंडिया में, और बाद में उसने बोल दिया कि मेरे को तो पता ही नहीं था इंडिया में चोरी करना क्राइम है। ठीक है, तो मतलब इंडियन लॉ में इंडिया का रेजिडेंट होके इंडिया में रह के वो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है कि मेरे को इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था। मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये मैंने आपको क्वेश्चन कल भी करवाया था। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडियन लॉ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा लॉ मानता है। वो आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि मेरे को तो पता ही नहीं था ये क्राइम है। तो उस केस में अगर मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ये चीज़ चोरी करूँगा, ठीक है, और बी जो है उसके बदले में उसको कुछ मनी देगा, तो वो हालांकि वो जो है वो इल्लीगल ज़रूर होगा वो चीज़, बट उस केस में ए ने क्योंकि चोरी की है, ए ने गलत काम किया है, ए ने इंडियन लॉ के अगेंस्ट में जाके काम किया, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उसने चोरी की है। वो वैलिड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर? बट अगर यही चोरी वो फॉरेन में जाके करता है और ये या कुछ भी ऐसा चीज़ करता है जो फॉरेन लॉ के अगेंस्ट में होती है, तो वहाँ पे जाके वो बोलता है कि मेरे को फॉरेन लॉ के बारे में नहीं पता था, हमारे बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने कर दिया। अभी आपके फॉरेन लॉ के अगेंस्ट में है तो भी मेरी क्या गलती है उसमें? मेरे को थोड़े ना पता है आपके फॉरेन लॉ के बारे में इतना। मैं तो इंडिया का रेजिडेंट हूँ, मैं तो इंडिया में रहता हूँ। तो वो वहाँ पे उसको पनिशमेंट से एग्जम्पशन मिल जाएगी, यानी कि वहाँ पे उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। क्लियर दोनों चीज़ें? आगे चलते हैं 70th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? A mistake as to law not in force in India has the same effect as। क्या बोल रहा है? अगर कोई ऐसा मिस्टेक हम करते हैं एज टू द लॉ जो इन्फोर्सेबल नहीं है इंडिया में, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा। यानी कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया, बस उसी के नेम हैं। अगर आप इंडिया में कोई जो है इंडियन लॉ है उसके अगेंस्ट में जाके कोई काम कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्टेक टू लॉ बोलते हैं, या मिस्टेक ऑफ लॉ बोलते हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ बोलते हैं, किसी भी नाम से हम जान सकते हैं। बेसिकली मिस्टेक ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर कोई ऐसा लॉ के बारे में मिस्टेक है जो इन्फोर्सेबल नहीं है इंडिया में, यानी कि वो फॉरेन का लॉ है, फॉरेन के लॉ के अगेंस्ट में जाके अगर कुछ काम किया जाता है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है। इसके नेम है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है? अगर आप फॉरेन लॉ के अगेंस्ट में जाके कुछ काम कर रहे हो, गलती कर रहे हो, और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? अगर आप इंडियन लॉ के अगेंस्ट में जाके कुछ काम कर रहे हो। क्लियर? दोनों का बस इतना ही छोटा सा मीनिंग होता है। अगर फॉरेन लॉ के अगेंस्ट में है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानी जाती है, अगर मतलब लॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, और अगर इंडियन लॉ के अगेंस्ट में कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो वो लॉ के द्वारा मिस्टेक मानी जाती है, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ की मिस्टेक मानी जाती है। क्लियर? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे हम चलते हैं। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ कंसीडर्ड अनलॉफुल। अगर जो मेन कंसिडरेशन है, ए और बी के दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जो मेन उनके बीच में लेन देन हो रहा है, कंसिडरेशन है, वही अगर अनलॉफुल है, मतलब वो अनलॉफुल होता है
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किन में किस किस केस में वो अनलॉफुल माना जाएगा इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। अगर कोई ऐसा कंसिडरेशन है जो लॉ के द्वारा ही बैन किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है, फॉरबिडन किया हुआ है, लॉ के द्वारा बैन किया हुआ है, तो वो भी कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। अगर कोई कंसिडरेशन फ्रॉडलेंट है, मतलब धोखाधड़ी से है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो भी वो अनलॉफुल होगा। और अगर वो इमोरल है तो भी वो क्या होगा, अनलॉफुल होगा। ये तीनों ही केसेस में जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल मानी जाएगी, वो पूरा पूरा एग्रीमेंट ही अनलॉफुल माना जाएगा अगर जो कंसिडरेशन है वो फॉरबिडन है बाय लॉ, फ्रॉडलेंट है या फिर वो इमोरल है। क्लियर। आगे चलते हैं 72 पे। क्या पूछ रहा है, ए जो है वो एग्री हुआ पे करने के लिए 5 लाख रुपए किसको, बी को। ठीक है। अगर बी जो है वो उसे नौकरी दिलवाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, यानी कि वो बहुत मतलब बढ़िया जो है डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है उसके लिए वो एक तरीके से पैसा खिला रहा है ना, कि हाँ भी मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूँ, तू मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगवा के दे, सिंपल भाषा में। तो क्या होगा ये, क्या होगा, ये वॉइड माना जाएगा। ये इलीगल होता है, ये अनलॉफुल होता है, लॉ की नज़र में ये लॉ के अगेंस्ट होता है और ये वॉइड माना जाता है कि आप पैसे खिला के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब ले रहे हो। ठीक है, तो ये वॉइड माना जाता है। आगे चलते हैं 73 पे। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है ये दोनों तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये आज ही होना चाहिए। मान लो ए और बी में आज बातचीत हो गई कि जो है मैं तेरे को गुड्स डिलीवर करूँगा आज अभी और तू मेरे से कैश पेमेंट उठा। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जीक्यूटेड, हो चुका है। और एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है फ्यूचर रेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो कि इतनी तारीख को आप मुझे गुड्स जो है वो भेज दीजिए एंड मैं आपको जो है पेमेंट कर दूंगा, है ना। तो वो एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है, वो एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मीन्स जो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दिया है। एक पार्टी ने अपनी जो है गुड्स प्रोवाइड कर दी है, दूसरी पार्टी ने जो है उसे पेमेंट दे दी, तो वो होता है एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी कौन सा होता है, जो जिसमें अभी ऑब्लिगेशंस होना बाकी है। ठीक है, जिसमें अभी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी है ऑब्लिगेशंस की। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, बोथ ऑफ द अबव। आगे हम चलते हैं 74 पे। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज दैट इज़ विच प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग इज। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं, ए पर्सन ने जो है वो बी को बोला कि तू सी की मैरिज रुकवा दे, तू सी की मैरिज रुकवा दे, तो वो क्या माना जाएगा, कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि वो माइनर है या मेजर है, तो हम उसे मेजर ही लेके चलेंगे और वो वॉइड माना जाएगा। क्योंकि आप किसी की भी मैरिज जो है वो मतलब नहीं रुकवा सकते हो, क्योंकि वो पर्सन अपनी मर्ज़ी से मैरिज कर रहा है, एक्सेप्ट वो 18 ईयर से कम का है। अगर स्पेशली क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि वो माइनर है या फिर वो 18 ईयर से कम की एज का है, इन दैट केस अगर आप मैरिज रुकवा रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है और धक्के से आप किसी की भी, कोई 20 साल का बच्चा है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई भी है, उसकी आप मैरिज रुकवाने चले गए हो, तो वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर। आगे यही वाला क्वेश्चन ना लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, दैट इज़ अगर आप मैरिज रोक रहे हो, इसमें आप क्या है मतलब आप किस केस में जो है वो मैरिज रोक सकते हो और वो वैलिड भी माना जाएगा, तो वो माइनर के केस में वैलिड माना जाएगा। अगर कोई माइनर की आप मैरिज रोकते हो, उसके लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ कि हाँ भी माइनर की मैरिज रुकवानी है, तो वो वैलिड माना जाता है। क्लियर। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में और तब आप ऐसे घुस गए हो किसी की मैरिज में, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर। और अगर जो है वैलिड कौन सा माना जाता है मैरिज रुकवाना, अगर कोई पर्सन माइनर है तो। सो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जिसने भी, जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं चैनल से और जिसने भी अभी तक हमारी कंप्लीट रिवीजन की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर 1 की सारी कंप्लीट रिवीजन की वीडियोस डाल दी गई हैं, काफ़ी सारे यूनिट्स की डाल दी गई हैं। एंड ऐसे ही पेपर 2 कॉमर्स के भी काफ़ी सारे यूनिट्स की कंप्लीट रिवीजन वीडियो डाल दी गई है। जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का चैनल हमारा, तो वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो।
एंड लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अगर नहीं भी पसंद आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना, लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगी हो। नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, हम आप सजेशंस दे सकते हैं, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।